हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के एक खास सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। DSSB में भी जो भूगोल विषय है, भूगोल विषय में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा, DSSB के सिलेबस में ज्योग्राफी से रिलेटेड वे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे हमने इससे पहले भी चर्चा कर रखी है किसके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में, जिसमें घूर्णन गति, परिक्रमण गति, पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में ही हमने अक्षांशीय रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में भी पढ़ा है। आप इन वीडियोस को दृष्टि टीचिंग एग्जाम में ही विजिट कर लीजिए यूट्यूब चैनल में और देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस वाली क्लास में क्या पढ़ा था, चट्टानों के बारे में। हमने आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों या कायांतरित चट्टानों को पढ़ा है। पढ़ा था हमने कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, जिसमें हमने आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानों को पढ़ा। अब आज के सेशन में हम चट्टानों से रिलेटेड ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं शैल चक्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शैल चक्र। जिन चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा था, उन चट्टानों की स्वरूप के परिवर्तन की घटना को हम शैल चक्र के रूप में देखेंगे। चक्र से, चक्र का अर्थ है यहां पर साइकिल। साइकिल यानी एक चक्रीय प्रोसेस, एक चक्रीय प्रोसेस जिसके माध्यम से अगली घटना घटित होती है, यानी पिछली घटना से अगली घटना जो घटित होती है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, रॉक साइकिल, ध्यान रखिएगा। और इसे हिंदी में कहा जाता है शैल चक्र। तो शैल चक्र आखिर है क्या? सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि शैल चक्र क्या है। यहाँ शैल यानी चट्टान यानी रॉक, चक्र यानी रॉक्स या चट्टानों की एक ऐसी चक्रीय प्रक्रिया जिसके माध्यम से इन चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, शैल चक्र का मतलब है चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होने वाली घटनाओं को एक चक्रीय क्रम के रूप में देखना। ठीक है, तो शैल चक्र में हम शैलों की जो स्वरूप में परिवर्तन होगा, चट्टानों के जो स्वरूप में परिवर्तन होगा, इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन कैसे होगा, तो किसी चट्टान की प्रवृत्ति क्या है, यानी कोई चट्टान आग्नेय चट्टान है या अवसादी चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है, और इन चट्टानों में किस तरीके से प्रभाव डाला जाए या किन किन कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके फलस्वरूप शैलों में परिवर्तन होता है, इन चट्टानों में परिवर्तन होता है। तो शैल चक्र, सबसे पहली बात, जब भी आपसे पूछा जाए कि शैल चक्र क्या है, ठीक है, रॉक साइकिल क्या है, तो आपको क्या कहना है कि इस प्रक्रिया का संबंध चट्टानों के स्वरूपीय परिवर्तन से है। इस प्रक्रिया का संबंध चट्टानों के, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना है, चट्टानों के स्वरूपीय परिवर्तन से है। स्वरूपीय परिवर्तन, चट्टानों के स्वरूपीय परिवर्तन से है। इसके रूप में जो परिवर्तन होगा चट्टानों के, उसे ही हम शैल चक्र कहते हैं। और ये आपस में गुथा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टानें बन सकती हैं, अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें बन सकती हैं, रूपांतरित चट्टानों से अवसादी चट्टानें बन सकती हैं, और इन सभी चट्टानों को आप जब इनका गलन हो जाएगा तो इससे आग्नेय चट्टानें भी बन सकती हैं। ये कैसे बनेंगी इसे हम अभी समझेंगे। ठीक है, शैल चक्र को समझने के लिए हम एक चक्र बनाते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि हम एक साइकिल बनाते हैं। ठीक है, 3 यहां पर हमारे पास चट्टानें हैं। 3 चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, जिन्हें हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी है अवसादी चट्टानें, जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ठीक, और तीसरी है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें।
जिन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इनके स्वरूप में परिवर्तन कैसे होता है इसे हम समझते हैं। देखिए, जब हम बात करेंगे आग्नेय चट्टानों की, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, इनके निर्मित होने की प्रक्रिया क्या है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है उसके ठंडे होने से, है ना। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जब आग्नेय चट्टानें, या आप कह सकते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पृथ्वी के भूगर्भ से जो तरल तप्त मैग्मा है वह ऊपर की ओर निकलता है, कहीं कहीं बीच दरारों में ठंडा हो जाता है और जो मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आकर लावा के रूप में ठंडा होता है। इससे जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, अब इसी रॉक में जो हमने पढ़ा अनाच्छादन की क्रिया होगी। अनाच्छादन की क्रिया का मतलब क्या है, चट्टानों की टूटने, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने, इससे हवा के माध्यम से यानी पवन के माध्यम से, जल के माध्यम से क्या होगा, इन छोटे छोटे टुकड़ों और चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण होगा। ध्यान रखें, एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण, और स्थानांतरण किस माध्यम से, तो इसे हम कहेंगे कि स्थानांतरण होगा अनाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से। तो जब आग्नेय चट्टानों में अनाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से, प्रक्रिया क्या है, अनाच्छादन, जिसमें अपक्षय और अपर्दन शामिल होता है। अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया के माध्यम से जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन टुकड़े, छोटे छोटे जो कण हैं चट्टानों के, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये जमकर एक परत जम गई, 1-2 सालों में, 4-5 सालों में, 10 सालों में दूसरी परत बनी, 100 सालों में ऐसी तीसरी, चौथी परत बनी, और ये परत जब बनती जाती हैं तो इससे अंततः कालांतर में एक परतदार चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। चूंकि इन परतों का निर्माण कई सौ वर्षों में होता है, कई हजार वर्षों में भी होता है, इन परतों के बीच में वनस्पति, जीवाश्म इकट्ठे होते रहते हैं, चाहे वनस्पति हो या जीव जंतुओं के मृत अवशेष इकट्ठे होते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्म। इस वजह से यह कहा जाता है कि अवसादी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म उपस्थित होते हैं। जबकि बहुत अधिक तप्त तरल लावा की वजह से यहाँ आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति नहीं हो पाती, जल जाते हैं सारे जीवाश्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो अनाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से एक लंबी प्रोसेस में लंबे समय के बाद अवसादी चट्टानें बनती हैं। अब इन्हीं अवसादी चट्टानों में बहुत अधिक ताप दाब दिया जाए तो बहुत अधिक ताप और दाब देने की वजह से ये किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, कायांतर चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में। ताप व दाब के कारण ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, रूपांतरित या कायांतर चट्टानों में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तित होना, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब बात करें कि क्या रूपांतरित चट्टानें अवसादी चट्टानों में परिवर्तित होती हैं, तो बिल्कुल। रूपांतरित चट्टानें यदि इनमें अनाच्छादन की प्रक्रिया हुई, यदि इसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया हुई, अनाच्छादन यानी वही अपक्षय अपर्दन, अक्षय और अपर्दन के माध्यम से, यानी अनाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से इन छोटी छोटी टुकड़ों में परिवर्तित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की वजह से लंबे समय में परतदार चट्टानों का निर्माण होता है, जिन्हें हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। यानी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के माध्यम से भी लंबे समय में अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही ध्यान रखिए, जो आग्नेय चट्टानें हैं उनसे उनमें बहुत अधिक ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। किसकी वजह से, बहुत अधिक ताप व दाब देने के कारण आग्नेय चट्टानें किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, यानी आपने क्या देखा कि यहाँ चट्टानों का स्वरूप स्थायी नहीं है, एक जैसा नहीं है। समय के साथ साथ विभिन्न कारकों के माध्यम से क्या हो रहा है, चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ एक तीसरी चीज लिखेंगे हम,
मैग्मा। क्या लिखेंगे? मैग्मा। क्यों मैग्मा लिखेंगे हम यहाँ पर? देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा कि आग्नेय चट्टानों में अनाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से वे अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो गई। फिर बहुत अधिक ताप दाब देने की वजह से आग्नेय चट्टानें किसमें परिवर्तित हो गई? रूपांतरित चट्टानों में। बहुत अधिक ताप दाब देने से ये रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो गई। हमने यह भी देखा कि अवसादी चट्टानों में यदि आप बहुत अधिक ताप और दाब देते हैं तो ये भी रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। वहीं रूपांतरित चट्टानों में यदि आप अनाच्छादन की प्रक्रिया हो, मान लीजिए रूपांतरित चट्टानों में अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है, तो वे भी किसमें? अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, हमने ये किस प्रोसेस, इसे किसके जरिए समझा? ये हमने समझा नॉर्मल, जब आपको रूपांतरित और अवसादी चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, आग्नेय के माध्यम से कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, तब हम इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और यह भी ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टानें जैसे रूपांतरित चट्टानें में कन्वर्ट होती हैं, अनाच्छादन के माध्यम से पुनः रूपांतरित चट्टानें किनमें? अवसादी चट्टानों में कन्वर्टेड हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो एक पूरी क्या है? प्रोसेस है। एक पूरा क्या चला? ये चक्र चला, है ना? क्रमिक रूप से जो परिवर्तन चट्टानों में हमें दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है, इसे ही हम शैल चक्र कहते हैं। इसे ही हम शैल चक्र कहते हैं। यही क्या है? शैल चक्र है। शैल या चट्टानों में होने वाले परिवर्तन को, क्रमिक परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? शैल चक्र। ये साइक्लिक प्रोसेस है ना? अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि आपने यहां पर मैग्मा क्यों लिखा है? आपने यहां मैग्मा क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी एक शब्द हो गया मैग्मा। मैग्मा लिखे जाने के पीछे का कारण पूछा जा सकता है कि क्यों लिखा है। ठीक है, तो देखिए, जो सभी प्रकार की चट्टानें हैं, आपने देखा जितने भी प्रकार की चट्टानें हैं, जब पृथ्वी की प्रत्यावर्तन क्रिया होती है, जब पृथ्वी की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया होती है, या आप कह सकते हैं प्रत्यावर्तन क्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन प्रोसेस। पृथ्वी की अल्टरनेशन प्रोसेस, जब पृथ्वी की अल्टरनेशन प्रोसेस होती है तो क्या होगा? पृथ्वी के ये सभी चट्टानें गर्म गलित अवस्था में क्या बन जाएंगी? मैग्मा। ठीक है, तो प्रत्यावर्तन क्रिया के फलस्वरूप, अल्टरनेशन प्रोसेस के फलस्वरूप सभी चट्टानों का प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है? पृथ्वी की आंतरिक परतों में अत्यधिक ताप की वजह से, अत्यधिक दाब की वजह से मैग्मा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और वापस से ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से, ज्वालामुखी, पहले तो प्रत्यावर्तन की क्रिया हुई, प्रत्यावर्तन की क्रिया की वजह से अवसादी चट्टानें मैग्मा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, रूपांतरित चट्टानें भी मैग्मा में परिवर्तित हो गई। जो मैग्मा हमने लिखा था वो इसी वजह से लिखा था। ठीक है, तो भीतर पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में बहुत अधिक ताप और दाब की वजह से ये सब क्या हो गई? गलन के माध्यम से मैग्मा में परिवर्तित हो गई, और फिर ज्वालामुखी की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः यह मैग्मा पृथ्वी के ऊपर धरातल पर आता है, और किसका? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया हुई, यानी बहुत तीव्र गति से जो मैग्मा बाहर की ओर निकल कर आया वह ठंडा हो गया। क्रिस्टलीकरण के बाद क्या हुआ? उस मैग्मा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं एक पूरी चक्रीय प्रक्रिया चली, एक पूरी प्रोसेस चली, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंड है, और इस तरीके से नए नए प्रकार के शैलों का निर्माण होता आ रहा है, और इस पूरे चक्र को ही शैल चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या समझने की कोशिश की कि शैल चक्र क्या है, और शैल चक्र को आपको कैसे समझना है। तो आप ऐसे डायग्राम के माध्यम से शैल चक्र को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों में अनाच्छादन की वजह से, विभिन्न कारकों की वजह से क्या होता है? परत जम जाती है। अवसादों की परत के जमने से लगातार प्रक्रिया से एक लंबे समय में अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। फिर अवसादी चट्टानों में बहुत अधिक ताप और दाब के पड़ने से क्या होता है? अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती हैं।
पुनः रूपांतरित चट्टानों में यदि अनाच्छादन की प्रक्रिया हुई, अनाच्छादन की कारकों की वजह से, टूटने वूटने की वजह से चट्टानों का वापस से क्या हो गया, परत के रूप में लंबे समय में फिर परतदार चट्टानों का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। तो देखिए ये प्रोसेस क्या है, चल रही है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों से अनाच्छादन और उसके बाद क्रमशः देखिए आग्नेय चट्टानों से भी अनाच्छादन के बाद ताप और दाब देने से क्या होगा, रूपांतरित चट्टानों में निर्माण होगा और आग्नेय चट्टानों को बहुत अधिक ताप और दाब देने पर भी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये तीनों प्रकार की चट्टानें जब अल्टरनेशन प्रोसेस होती है पृथ्वी की, तो क्या होती है, मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब आपने देखा, मान लीजिए ये कन्वर्ट हो गई मैग्मा में, मैग्मा में वापस से जैसे ही ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ये मैग्मा फिर पृथ्वी के ऊपर धरातल पर आ जाता है और पुनः फिर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान आविर्भाव होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें एक चक्रीय, एक प्रोसेस के रूप में चल रही हैं और यही क्या है, यही शैल चक्र है, यही रॉक साइकिल है। तो हमारी पृथ्वी में ध्यान रखिए, रॉक भी एक साइकिल के माध्यम से ही निर्मित होता है, जैसे जल निर्मित होता है। आपने जल चक्र भी पढ़ा होगा, नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।